उन होमवर्क्स को भी अपन देख लेंगे, बट चलो स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट एक्सरसाइज के साथ, उसको डिस्कशन करते हैं पहले, ठीक है। चलो, सो आई एम जस्ट शेयरिंग, जस्ट अ मिनट। अमन, या यार होस्ट राइट, ठीक है, थैंक यू। चलो, सो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? तो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको, एक्सरसाइज 2। तो मैं एक्सरसाइज 2 ओपन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन, और मुझे फटाफट जिस जिस क्वेश्चन में समस्या है उस क्वेश्चन को बताइए, अपन यहाँ डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है, चलो। सो मैं फटाफट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखो, और जिस क्वेश्चन में समस्या वो क्वेश्चन को बताओ। ये रहा आपका एक्सरसाइज 2, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट, चैट और डन है। चलो भैया, तो यहाँ ध्यान दीजिए। क्या चाहिए? एनुअल चार्ज है बाबू। चलो, सो ये एक्सरसाइज 2 है। मुझे होमवर्क भी डिस्कस कर दीजिएगा, बिल्कुल आदर्श, होमवर्क भी डिस्कस हो जाएगा। ये पहले एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं होमवर्क भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलो, चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जिसको समस्या है, मुझे फटाफट मैसेज करके बताओ जिसको 1 2 3 में समस्या है, फिर हैंड रेज करना, मैं पूछूंगा क्या समस्या है, फिर बात करेंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जिसको भी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जिसको भी समस्या है हैंड रेज करो, फटाफट उस पर बात करेंगे। चलो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। निधि को कुछ समस्या है? बोलिए निधि बच्चा, क्या समस्या है? सर सबसे पहला प्रॉब्लम है कि चैट में मैसेज नहीं जा रहा है और मेरा 5 नंबर प्रॉब्लम है। चैट में मैसेज नहीं आ रहा, क्यों? मैसेज मेरे को नहीं आ रहा, ऐसा क्या? सर लिख रहा है अवंती क्लासेज इज नॉट इन दिस मीटिंग। बच्चा नीलव रंजन, मेरे को मैसेज करो, मेरे नाम से आ रहा होगा आईडी नीलव रंजन, ठीक है ओके सर। भाई। अभी सुन लो, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी जिस आईडी से चल रहा है ये क्लास, वो मेरी पर्सनल आईडी है, मेरे नाम से चल रहा है। सो आप मेरे नाम पे मैसेज करो, ठीक है। अवंती क्लासेस के नाम पे नहीं जाएगा, मेरे नाम को मैसेज करो, ठीक है। चलो, ओके। सो 1 2 3 में तो किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे आते हैं, चौथे में भी किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिद्धांत। तो यार पासवर्ड नहीं है, वो जीमेल से लॉगिन होता है, और जीमेल का पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, ठीक है। चलो, सो 1 2 3 में समस्या नहीं है, चौथे में समस्या नहीं है, पांचवे में समस्या है। तो पांचवे पे आते हैं। बोलता क्या है कि एक कंपाउंड है NaIO3, ठीक है। NaIO3 एक कंपाउंड है, वो NaHSO3 से रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। यहाँ से Na को हटा दिया है, क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि भैया Na का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा नहीं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि भैया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, उस आयन को वहां से उड़ा सकते हो। तो IO3 माइनस HSO3 माइनस I माइनस प्रोडक्ट में H प्लस और सल्फेट आयन मिलता है। बोलता क्या है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ NaHSO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 100 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaIO3, ठीक है। बोलता है क्या है कि अगर 100 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम NaIO3 था, तो बताइए, बताइए आप अच्छे से कि NaHSO3 आपको कितना चाहिए, उसकी मोलैरिटी आपको कितनी चाहिए होगी, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो, मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं पहले थोड़ा अलग तरीके से, ऊपर में। किसको समस्या था इस रिएक्शन में? जल्दी मुझे फटाफट एक बार हैंड रेज करो, तो कौन बोल रहा था? निधि, निधि को समस्या था, ठीक है। चलो, मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। IO3 माइनस प्लस, क्या है यार, IO3 माइनस प्लस, मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा,
HSO3 minus giving I minus plus H plus plus SO4 2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ गौर फरमाओ तो एक चीज दिखेगा क्या कि अपने से पूछा क्या है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ NaSO3 रिक्वायर्ड, मतलब इसके बारे में पूछा है, इसका इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। टू रिएक्ट विथ 100 ml ऑफ 2 ग्राम NaIO3। ठीक है, 100 ml ऑफ 2 ग्राम NaIO3। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे कैसे कर सकते हो, ध्यान दो इस चीज को। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे इस 100 ml का यूज देखोगे, ध्यान दोगे तो बिना इस 100 ml के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपको मास NaIO3 का दिया है, क्या इसका मास दिया तो इसके मोल्स नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके मोल्स कैसे लिखूंगा? तो 2 डिवाइड बाई मोलर मास, मोल्स लिख लिया मैंने इसके। ठीक है, नहीं ठीक है, मोल्स अपने को पता है। चलो ओके, नेक्स्ट बोलता क्या है ध्यान दो यहाँ पे, नेक्स्ट बोलता क्या है कि इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां से हटा दे रहा हूं। नेक्स्ट थिंग ध्यान देना यहाँ पे, इसके मोल्स मुझे पता चल गया कि NaIO3 के मोल्स कितने। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो कि भैया ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे नोटिस करना शुरू करो। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो भैया ये दिखेगा, ये +5 है। यहाँ पे सल्फर का देखोगे तो ये कितना दिख रहा है आपको? तो ये दिखेगा आपको +4। ध्यान दो, ये सल्फर का दिखेगा +4। ठीक है, एक बार करके देखना। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन का -1 है और यहाँ पे आयोडीन का सल्फर का +6 है। तो अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो एक चीज दिखेगा ये कि भाई साहब सल्फर का चेंज 2 का हो रहा है और आयोडीन का चेंज 6 का हो रहा है। +5 टू -1 6 का चेंज और सल्फर का 2 का चेंज। अब बस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने कैसे? इसके मोल्स तो लिख लिया, मोल्स इनटू इसका n फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट याद करो, मोल्स इनटू n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 इक्वल्स टू, ठीक है, इसका NaHSO3 का बोला था, NaHSO3 की मुझे नहीं पता मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी इसने पूछा है, मोलैरिटी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया इसकी मोलैरिटी m है। वॉल्यूम इसने जो दिया है वो 100 ml बोल दिया है यहाँ पे, तो 100 ml इधर भी यूज कर सकते थे क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का बोला है। तुम चाहो तो यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं थी, अपन यहाँ पे सिंपली इसके लिए यूज कर लेते हैं। तो इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml, तो 100 डिवाइड बाई 1000 कर लिया, लीटर में आ गया। इनटू n फैक्टर, n फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि अपने को पता है कि भैया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, मतलब हो गया नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी होता क्या? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो भैया इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा? तो भैया देखो ये ध्यान दो, HSO4 माइनस से ये कहाँ गया है? तो भैया ये गया है +6 में, मतलब +4 से +6 में गया, तो n फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास m की वैल्यू चली जाएगी, ये m, सॉरी ये वाली m की वैल्यू चली जाएगी, मोलैरिटी वाला m, इसको x मान लो क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको x मान लो। ठीक है, इसको x मान लो, तो x इंटू 100 बाई 1000 इंटू 2 और इधर हो गया 2/m इंटू 6। ये जो m है ये मोलर मास ऑफ NaIO3 है, याद रखना, ये जो मोलर मास ऑफ NaIO3 है। अब मुझे फटाफट बता दो किसको किसको ये समस्या है, समझ में नहीं आया कि क्या बताया मैंने, जल्दी से। जिसको इसको समझ में नहीं आया जल्दी से बता दो कि समझ में नहीं आया। निधि समझ में आ गया? निधि का डाउट था, बोलिए निधि बच्चा, डन है? सर यहाँ तक हम भी कर लेते, बस यही नहीं समझ आया कि वॉल्यूम आप 100 ml कैसे लिए हैं? देखो एक्चुअल में इसका इसमें वॉल्यूम हाँ बिल्कुल मैं मान गया, इसका वॉल्यूम 100 ml क्यों लिए? इसलिए लिए बच्चा क्योंकि इसने बोला है ना कि NaHSO3 की मोलैरिटी, तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब इसका थोड़ा गड़बड़ है लैंग्वेज, मैं मानता हूँ इस चीज को। मतलब एक तरीके से एक्चुअल में क्या है ना कि ये 100 ml वॉल्यूम दोनों का कंसिडर करना है आपको, इसके लिए भी कंसिडर करना है और इसके लिए भी कंसिडर करना है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि 100 ml वॉल्यूम में ही दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट्स ऑल, सिंपल सा। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, बोलो नीतीश क्या समस्या है? चलो ठीक है, डन है, कोई समस्या नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8
कोई ऐसा इसको डाउट है 6, 7, 8 में? फटाफट बताओ। और नीतीश, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है रेडॉक्स, अभी तक एक चैप्टर हुआ है, ठीक है। और रिया बोल रही है 7th में डाउट है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4, इट्स क्लोराइड एंड वेपर डेंसिटी 59.25, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MClX, व्हाट इज X? ठीक है, चलो देखा जाए भैया क्या किया जा सकता है इसमें। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर फरमाइए। थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि थोड़ा लिखने में अपने को आराम रहे। हाँ ठीक है। देखो, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा मेटल है, क्या है, नहीं है। मैं ऐसे तो रिएक्शन लिख ही सकता हूँ, M प्लस Cl2 गिविंग, ध्यान देना, M प्लस Cl2 गिविंग MClX लिख तो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी मेटल मान लो, उसमें कोई समस्या नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बैलेंस कर नहीं रहा। क्योंकि ये रोना मत सर, यहाँ Cl2 है, यहाँ पे आपने बैलेंस नहीं किया, यार मेरा मर्जी, मैं करूँ ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलता क्या है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4। वाओ, इक्विवेलेंट वेट इसका दे दिया, अच्छे लोग हैं यार, इक्विवेलेंट वेट दे दिया इसका 4 है। Cl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो अगर गौर फरमाओगे तो Cl2 का इक्विवेलेंट वेट भी आपको पता है। कैसे पता है? यहाँ पे क्लोरीन चूंकि मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो चूंकि यहाँ पे देखो, अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे -1 है। याद करो, मैंने ऐसे ही बताया आपको कि भैया ये हैलोजेंस है, हैलोजेंस के लिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। चलो, 0 टू -1 ये जा रहा है, मतलब कितने का चेंज हो रहा है? 1 का चेंज हो रहा है। पूरे मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन है? 2 है, मतलब एक्चुअल में कितने का चेंज हो रहा है? टोटल में 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो भैया हम बोल तो सकते हैं कि ठीक है, पूरे में 2 का चेंज। और Cl2 का मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा? तो अपने को पता है कि Cl2 का मोलर मास हो जाएगा 35.5 इंटू 2, इसका मोलर मास हो गया, और n फैक्टर 2 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? तो 35.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। किसी को इस इक्विवेलेंट वेट में समस्या है तो मुझे बता दो कि ये समस्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट समझ में नहीं आया। मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, सिंपल। तो ये एक्चुअली में ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 35.5, सिंपल। अब इक्विवेलेंट वेट मुझे दोनों का पता है। किसका किसका पता है भैया? मेटल का भी पता है और क्लोरीन का भी पता है। क्या बात है, आगे आते हैं। बोलता क्या है कि देखा गया कि इसका जो वेपर डेंसिटी है, जो क्लोराइड बना है, इसका जो वेपर डेंसिटी है वो 59.25, इसका वेपर डेंसिटी है 59.25। ध्यान देना, वेपर डेंसिटी 59.25। समस्या तो है। चलो देखो, अगर इसका वेपर डेंसिटी 59.25 है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास आ गया, डन है। अब इसका मोलर मास मुझे पता है कि इसका मोलर मास कितना है, तो मुझे पूरे मेटल का मोलर मास पता चल गया। दैट इज दिया हुआ अपने को 59.25 इंटू 2, इसका मोलर मास आ गया। चलेगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, इस रिएक्शन को थोड़ा गौर फरमाना कि इस रिएक्शन को मैं कैसे लेके जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। मैंने मान लिया, अलग अलग तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसी तरीके से सॉल्व करो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग तरीके सॉल्व करने को हो सकते हैं, ये थोड़ा मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है थोड़ा लंबा लगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसका ये जो मेटल है, ये अपने मोलर मास इसका जितना रहा होगा उतना ही ये रिएक्ट किया है, इसका जितना मोलर मास है उतना ही ये रिएक्ट किया होगा। मान लो इसका मोलर मास जो भी रहा होगा उतना ही रिएक्ट किया होगा, ठीक है। तो मैं दोनों का मास अजम्पशन लेता हूं कि भैया दोनों का मास कितना रिएक्ट किया होगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बोलूं तो इसका मान लो मोलर मास मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि इसका मोलर मास रहा होगा, कैपिटल एम ले लेते हैं, कैपिटल एम रिएक्ट किया है, ठीक है। चलो, जो मास रिएक्ट किया, तो क्लोरीन का कितना मास रिएक्ट किया होगा? अगर मान लो कि ये कैपिटल एम इसका मोलर मास रिएक्ट किया और पूरे का मोलर मास 59.25 इंटू 2 है, तो क्लोरीन कितना रिएक्ट किया होगा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 59 पॉइंट, सॉरी इसका डबल करो तो ये हो गया, जो भी आ रहा होगा यहाँ पे कितना आएगा, तो 6 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 1 9, यही आएगा ना, देखो तो, सॉरी मारा, ठीक है
119 पॉइंट समथिंग, 119 पॉइंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, क्या ही कर रहा हूँ मैं, डबल किया तो 118.5 यही आएगा ना। हाँ ठीक है, तो ये माइनस m, ये आ गया मास जो क्लोरीन रिएक्ट करेगा। मैंने मान लिया कि भैया इतना ही बना है मेरे पास, 59.25 इंटू 2 के बराबर ही बना है ये MClX, ठीक है। तो ये भाई साहब क्लोरीन कितना रिएक्ट किया होगा, तो भैया 118.5 माइनस m रिएक्ट किया होगा, क्योंकि ये अपने पास m रिएक्ट किया है। चलो अब दोनों के मास पता है, दोनों का इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो तो दोनों का क्या आ जाएगा अपने पास, तो भैया दोनों के जैसे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो दोनों का अपने पास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट लिखो। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखो, तो इसका मोलर, इसका मास तो लिया है m, और इसका ग्राम अपने को ऑलरेडी मेंशन करके बोला है कि इसका इक्विवेलेंट वेट 4 है, इसका इक्विवेलेंट वेट 4 है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इक्विवेलेंट वेट होता क्या, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर क्या होगा, x होगा। क्यों x होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां चला गया, ये x में गया यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन -1 में है। तो इसका m/x जो है ये 4 के बराबर है। ध्यान दो यहाँ पे m/x जो है वो 4 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे बस पुट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे m और यहाँ पे m और नीचे में ये x, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया m/x, ठीक है। और ये अपने पास इसका इक्विवेलेंट और इसका ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं तो 118.5 माइनस m डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया 35.5। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को जैसे ही इक्वेट करोगे तो आपके पास ये x की वैल्यू चली आएगी। कैसे चली आएगी, तो x और m की देखो, यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, तो x और m में एक रिलेशन आ जाएगा, और अपने को पता है कि m बराबर 4x है, m इक्वल टू 4x को सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ से x की वैल्यू चली आएगी। तो ये एक लंबा मेथड है जिस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट लगा के। इसको मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोलो किसको समस्या है इसमें, बोलो नहीं क्या समस्या है, जल्दी बोलो। सर इसका इक्विवेलेंट वेट तो 4 है, तो फिर आप m/4/x क्यों किए? m/4/x कहाँ किया बेटा, m/x किया है, ये m/x लिखा है ना, 4 कहाँ यूज किया यहाँ पे। सर तो वही m/4 करना चाहिए ना, तो m/m। देखो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, मोलर मास बाई एन फैक्टर होता है। यस सर। ठीक है, मैंने मोलर मास बाई एन फैक्टर, तो मैं मोलर मास बाई, देखो इक्विवेलेंट वेट ये जो 4 है ये मोलर मास बाई एन फैक्टर होगा, और एन फैक्टर x होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 से कहाँ गया बच्चा, ये 0 से कहाँ गया, x में गया, तभी तो अगर ये क्लोरीन -1 लोगे तो m का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपने आप से +x आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो m/x की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट वेट 4 है, तो मैंने उस 4 की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया m/x। यहाँ 4 लिखना था, उसकी जगह m/x लिख लिया, क्योंकि अपने को x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया, ये x की वैल्यू चली आएगी इन टर्म्स ऑफ x m। अब m के टर्म में आ जाएगा, यहाँ से फिर m की वैल्यू 4x जो है उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो m की वैल्यू 4x, खेल खत्म, ये पूरा इक्वेशन x में आ गया, x की वैल्यू चली आएगी। चलेगा, समझ आया बच्चा या अभी भी पार हो गया। इसको शॉर्ट तरीके से करने का भी तरीका बता देता हूँ। देखो ये रेडॉक्स लगाओगे तो इसको इस तरीके से जा सकते हो, इसको एक और तरीका है जिससे आसानी से कर सकते हो, मतलब रेडॉक्स के बजाय आप इसमें लगा लो मोल कॉन्सेप्ट। कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला है, ठीक है। देखो इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। MClX, चलो इसको बैलेंस कर लो। देखो तरीके अलग अलग हैं, इसको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा। इसके आगे लगा लो x, सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा रुक जाए एक मिनट, MClX दिया ना, तो यहाँ लगा लो x/2, खेल खत्म। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसका इक्विवेलेंट वेट बोला है, ध्यान देना, इसका इक्विवेलेंट वेट बोला है 4। इक्विवेलेंट वेट 4 का मतलब क्या हो गया, मोलर मास अपॉन ये जो x की वैल्यू है वही, ये जो मोलर मास अपॉन x की वैल्यू है, तो m/x की वैल्यू, m/x की वैल्यू क्या है 4 है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4x आ गया, मोलर मास इसका कितना आ गया 4x आ गया, काम खत्म। तो इसका मोलर मास है 4x, ठीक है, प्लस क्लोरीन कितना रिएक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है अपने को x/2 मोल्स, तो x/2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, तो x/2 इंटू 35.5 इंटू 2, तो ये आपके आ गया क्लोरीन का मास आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेट, मतलब पिछला वाला कॉम्प्लिकेट था बट ये आसान है। 4x आ गया इस मेटल का मास, मोलर मास,
ये पूरा कितना क्लोरीन रिएक्ट किया, इसका मास आ गया इक्वल्स टू MClX जो बना है उसका मोलर मास कितना है, तो भैया इसका मोलर मास है 59.25, तो 59.25 इंटू 2, खेल खत्म। यहाँ से इस x की वैल्यू निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से जा सकते हो, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगा के जाओगे तो थोड़ा आसान रहेगा, रेडॉक्स से थोड़ा मुश्किल, बट कहानी बिल्कुल वही है, घुमा फिरा के वैसी ही कहानी है। चलेगा? कोई ऐसा है भैया जिसको समझ में अभी भी नहीं आया? अगर क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, जो नहीं किए वो तो भैया परेशान होगे। बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने बोला था होमवर्क करके आओगे तो होगा, नहीं आओगे तो भैया समस्या है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, आपको काम तो करना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, ओके डन है। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। नंबर 8, 9, 10 किसी को समस्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। नीतीश आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैंने क्लास में भी कराया था मुझे लगता है। अच्छा नहीं, होमवर्क दिया था शायद, क्लास में नहीं कराया था। बच्चा ध्यान दो, बोलता क्या है कि ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, बी का +5 है, सी का, ओ यार ये तो चलेगा ही नहीं ना। अच्छा ये तीनों क्लास में डिस्कस किया है, क्या बात है यार। हाँ ये बात तो सही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्लास में भी यार ध्यान दिया करो बच्चा थोड़ा सा, ठीक है। तो +5 -2 है, और ए का +2 है, बी का +5 है, सी का -2 है, ठीक है। बस इतना सा करना है आपको कि सबके चार्जेस यहाँ पुट कर लो यार, कुछ नहीं करना, सबके ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर लो, और अब उसका सम 0 होना चाहिए। तो ए का -2, बी यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 के लिए +5 इंटू 2, प्लस सी कितना अपने पास, तो सी अपने पास दिख रहा है 6 है, तो 6 के लिए -2 इंटू 6 कर लो। अगर इन सबका सम 0 आ गया तो ये फॉर्मूला सही है। उसी तरीके से ए का यहाँ पे, बी का यहाँ पे, सी का यहाँ पे, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, सबका पुट करो, जिस केस में 0 आ गया वो सही फॉर्मूला है, काम खत्म। चलेगा? बेसिक फंडा क्या होता है, कॉन्सेप्ट याद करो। अच्छा +2 है, ठीक है भाई, +2 -2 कहाँ रोते हो यार, ये छोटे से स्क्रीन में पता ही नहीं चलता क्या। चलो ठीक है भाई, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि ऑक्सीडेशन नंबर का सम, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर का सम लड्डू होता है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लड्डू लगा देना है यार अपने को, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। डन है? चलेगा? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है, ओके। कहाँ तक हो गया, 10 तक हो गया। चलो आगे आ जाओ भैया। नीतीश जो अमन सर से बात कर लो, ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दो, आप जिस भी ग्रुप में हो जिससे आपकी बात हुई थी उससे बात कर लो, आपको बता देगा, ठीक है। जिससे भी आपकी बात हुई है, ठीक है, रिगार्डिंग एडमिशन वगैरह जिससे बात हुई है उनसे आप बात कर लो, ठीक है। चलो होमवर्क पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होमवर्क में, 3 तो क्लास में भी कराया है, 2 नहीं, 2 क्लास में नहीं कराया, ठीक है। निधि बोल रही है 2। एक्वा सॉल्यूशन 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट है। बच्चा ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मेरे को लगता है शायद हो सकता है फॉर्मूला का समस्या हुआ हो, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2O। इसका मास दिया है भैया, इसका मास पता है अपने को, इसका मास पता है, तो मास बाई मोलर मास कर लोगे तो मोल्स आ जाएगा, मोल्स अपॉन 2 लगा लोगे, 2 इज द एन फैक्टर, तो ये पूरा पूरा क्या आ गया आपके पास, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, डन है। ओनली ए, चलो ठीक है। बच्चा ये कंफर्म नहीं हो रहा आप क्या बोलना चाहते हो, तो आपको यहां से पता चल गया कि भैया ऑक्जेलिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, वॉल्यूम दे दिया, कितने वॉल्यूम बनाया, कोई बात नहीं। बोलता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोलता क्या है कि इसका इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसका 10 ml, मतलब ये वाला जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको कितने में डाल दिया है, 250 ml में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 250 ml आपके पास वॉल्यूम है, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, नॉर्मेलिटी लिख सकते हो सॉल्यूशन का, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, खेल खत्म।
ग्राम इक्विवेलेंट आपको यहाँ से पता है, ये पुट कर दो। वॉल्यूम आपको 250 ml का मतलब हुआ 1/4 लीटर। तो आपको नॉर्मलिटी आ गई जो सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड की बनी उसकी। अब उसकी नॉर्मलिटी आपको पता है, ठीक है, और बोला है कि उसका 10 ml ही लिया है, मतलब आपको ऑक्जेलिक एसिड का नॉर्मलिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है। यहाँ से नॉर्मलिटी निकाल लिया, यहाँ से वॉल्यूम उसका दिया 10 ml, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, जो कि रिएक्ट करने वाला है NaOH के साथ जिसका मोलरिटी है 0.1। तो भैया 0.1 नॉर्मलिटी हो या मोलरिटी? अच्छा नॉर्मलिटी दिया 0.1, तो इसकी नॉर्मलिटी है 0.1, इसका वॉल्यूम नहीं पता, मान लिया x है कि कितने के साथ रिएक्ट करेगा NaOH का, x मान लिया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ये नॉर्मलिटी है H2CO3 सॉरी इसका H2C2O4 का, वॉल्यूम उसी का 10 ml, नॉर्मलिटी है NaOH का, ये वॉल्यूम NaOH का आ जाएगा। निधि हो जाएगा नहीं होगा बच्चा जल्दी बता दो, सॉल्व करके बताना है या हो जाएगा यहाँ से? बोलो। सर दो दो वॉल्यूम क्यों दिया, एक 250 एक 10 ml? मैं समझाता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो तो इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद ये इस तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जो लोग क्वेश्चंस घर से नहीं करके आओगे, भैया मैं क्लियरली बता रहा हूँ समस्या है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको, यार ये क्या हो गया, रुक जा एक मिनट। चलो ध्यान दो यहाँ पे, H2C2O4 को क्या किया सबसे पहले कि एक बड़े से डब्बे में ले लिया जिसमें 250 ml पानी था पहले से। इसको ध्यान देना, ये बड़ा, यही से टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट बनता है, 250 ml, ठीक है। ये कितना H2C2O4 डाला, तो कुछ ग्राम दिया हुआ था, एग्जैक्टली देखो तो कितना ग्राम दिया है, तो ये दिया है अपने को, कहाँ गया 6.3 ग्राम, ठीक है। ये अपने को दिया 6.3 ग्राम, इसको डाल दिया, ठीक है। अब बोलता क्या है कि 6.3 ग्राम में से ये जो सॉल्यूशन है इसको इसमें डाला है, H2C2O4 को इसमें डाला, 250 ml वाटर में डाला है, सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में से क्या किया है ना, ध्यान देना, इस सॉल्यूशन में से 10 ml का सॉल्यूशन निकाला है बाहर, पूरे को नहीं निकाला, इसमें से 10 ml ही बाहर निकाला है, 10 ml, और इस 10 ml वाले को रिएक्ट कराया है NaOH के साथ में। बोलता क्या है कि ये जो 10 ml वाला है ये कितने ml डैश ml NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी नॉर्मलिटी दी है 0.1 नॉर्मल। बोलता क्या है कि भैया कितने ml NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि ये जो 10 ml का जो इसमें से सॉल्यूशन निकाला, इस 10 ml का सॉल्यूशन का N1V1 इस को चल जा, एक मिनट रुको यार, ये क्या समस्या आ रहा है। हाँ, ये जो देखो फिर से बता रहा हूं, H2C2O4 लिया 6.3 ग्राम, इसको 250 ml पानी में डाल दिया, ये 250 ml का पानी है इसमें डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, उसमें से 10 ml बाहर निकाला। दूध वाला निकालता है ना ऐसे यार, वो ऐसे ऐसे डाल के निकालता है ना, वो ऐसी वाली कहानी समझ लो कि जो इतना दूध है उसमें से कुछ निकाल दिया, 1 लीटर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 10 ml निकाल रहा है। इस 10 ml को रिएक्ट करा है NaOH के साथ, NaOH का जिसका नॉर्मलिटी है 0.1 नॉर्मल है, पूछता है कि कितने ml NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ये 10 ml का सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करोगे? तो अपने को करना ये पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट और इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा, क्योंकि दोनों रिएक्ट एक्चुअल में कर रहे हैं। तो अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखें भैया, तो इसका वॉल्यूम तो पता है लेकिन नॉर्मलिटी नहीं पता, और हमें एक चीज पता है कि नॉर्मलिटी जो इस सॉल्यूशन की होगी वो ही इसी सॉल्यूशन की भी होगी। नॉर्मलिटी तो भैया क्या है, अपने को हमने पढ़ा था, नॉर्मलिटी कौन सा फैक्टर है भैया, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसकी नॉर्मलिटी सेम होगी, हम इसकी नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं। इसकी नॉर्मलिटी हम कैसे निकालेंगे भैया, तो इसका मास पता है, मास पता है तो इस मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, डन है। मोल्स पता,
या मोलर मास के बजाय इसको सीधे डिवाइड करो मोलर मास अपॉन n फैक्टर 2 से, तो सीधे ये क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ गया अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट। इस पूरे ग्राम इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से 250/1000 से, तो ये क्या आ गया ये पूरे ये जो पूरा सॉल्यूशन है या ये जो है इन दोनों के लिए क्या आ गई नॉर्मेलिटी आ गई। अब अपने को नॉर्मेलिटी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, दोनों सेम ही है नॉर्मेलिटी। इसका नॉर्मेलिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसका अपने को वॉल्यूम नहीं पता लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी पता है। तो इसका नॉर्मेलिटी इंटू इसका वॉल्यूम x मान लो इंटू नॉर्मेलिटी, और दोनों क्या होगा बराबर होगा n1v1 इंटू v2 बराबर कर दो, आपके पास यहाँ से वॉल्यूम चला आएगा। किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया फटाक से हैंड रेज कर दो, जादू हो गया जिसको इसको। बोलो निधि। सर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4 होता है या उसमें डॉट 2H2O भी होता है? बेटा उसने डाईहाइड्रेट बोला है तो आपको 2H2O कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं बोला है तो आपको 2H2O कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 2H2O बोला है, डाईहाइड्रेट बोला है, इसलिए आपको 2H2O लेना पड़ेगा। तो मोलर मास आप उसको लेके चलोगे, मतलब 2H2O को भी आप इंक्लूड करके चलोगे। एक्चुअल फॉर्मूला H2C2O4 ही होता है, डाईहाइड्रेट बोला तो आपको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है, हो जाएगा। चलो डन है, चलो ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। देखो जो लोग करके नहीं आओगे ना, जो होमवर्क नहीं करोगे यार, मैं लिटरली मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ। और बहुत समस्या हो जाएगी अगर होमवर्क नहीं करोगे तो, ये बहुत दिमाग में अपने क्लियर डाल लो कि अगर होमवर्क नहीं करोगे तो भैया बहुत समस्या है जीवन में, बहुत ज्यादा। ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं या कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 2 था। 3, 4, 5 किसी को समस्या है? 3, 4, 5 बिल्कुल 2 ही चैप्टर हुए हैं नीतीश। 3, 4, 5 में किसी को समस्या है? 5 में बोलता क्या है कि द बिलो क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस A B C D ओनली, जिसमें से कोई एक सही है। ठीक है यार, देखो ध्यान दो यार, क्या है क्वेश्चन। बोलता क्या है कि Fe2O4 है, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्जेलेट। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइज्ड बाय 0.5 मोल ऑफ KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम 1 मोल। तो चलो इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ निधि, ठीक है, आगे के प्रोसेस आप खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, आपको रिएक्शंस पता नहीं होंगे। चलो तो देखो ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है, Fe2O4 ये रिएक्ट करता है MnO4 रेडॉक्स, ये बन जाता है Mn+2। ठीक है, एसिडिक मीडियम बोला ना, हाँ ठीक है, तो Mn+2 और साथ में बनता है आपके Fe+3 और साथ में आपके बनता है CO2। ऑक्सीडेशन नंबर भी मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ लिख ही देता हूँ। ये है +2, ये है +3, ये है +7, ये है +2, ये है +3 और ये है +4। अब कर सकते हो, कैसे करोगे? तो बस अपने को कुछ नहीं करना, इसका ग्राम इक्विवेलेंट और इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, काम खत्म। बच्चा सान्या वो KMnO4 को अपन MnO4- लिख सकते हैं। मैंने ये बताया है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है तो उसको उड़ा सकते हो, K+ को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा? हाँ डन है, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब हो जाएगा। अभी भी कोई ऐसा जिसको ये नहीं होगा तो हैंड रेज कर दो भैया। ठीक है, गुड, अब हो जाएगा। चलो अब हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो नीचे आते हैं। ये तो क्वेश्चन करा ही दिया मैंने, तो ये हो गया लेवल एक्सरसाइज 2 हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है आपका। अब आते हैं एक्सरसाइज 5 पे, सॉरी 4 पे। 4 है ना इसके बाद वाला, हाँ 4 ही है, 5 नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे स्ट्रेंथ वाला ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसके लिए रुक जाना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है रुक जाओ। एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है,
और सब में कोई दिक्कत नहीं है? और किसी क्वेश्चन में दिक्कत? चलो ठीक है, एक्सरसाइज 3 पे आ ही जाते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कोई समस्या है? 7 रुक जाओ, 7 पे बात नहीं कर रहा मैं, 7 रुक जाओ। एक्सरसाइज 3 का 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6 1 2 3 में इक्विवेलेंस का मतलब हुआ ग्राम इक्विवेलेंट निधि। बोलता क्या है, सिंपल सा, ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, बच्चा ध्यान दो ये क्या बोल रहा है। बोलता क्या है कि MnO4 का कितना ग्राम इक्विवेलेंट लगेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 एंड Cr2O7 पर मोल ऑफ आयन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका 1 मोल ले लोगे तो इसका कितना मोल लगने वाला है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो रेशियो निकाल लो कि इसका कुछ नहीं, बोलता क्या है इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस एंड Cr2O2 माइनस पर मोल ऑफ आयंस इन द एसिडिक मीडियम। देखो यार ये कुछ नहीं है, देखो ये फर्जी बड़ा है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जो है ये जाता है Mn+2 में, ठीक है। और ये भाई साहब जो है Cr2O7 जो है Cr2O7 2 माइनस ये जाते हैं Cr+3 में, ठीक है। रिएक्शंस आपको नहीं पता इसलिए चिंता मत करो, ठीक है। ये +7 से +2 गया है, कितने का चेंज हो रहा है? 5 का। ये +6 से +3 जाता है तो 3 का चेंज, लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम होने की वजह से कितने का चेंज हो गया? 6 का चेंज हो गया। तो एसिडिक मीडियम में दोनों के इक्विवेलेंट का रेशियो कितना आ रहा है? तो 5:6 आ रहा है। बस यही चीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आपको डी ब्लॉक में आएगा ज्यादा डिटेल्स में कि किसका कौन सा चेंज होता है, इसलिए परेशान मत होना, रिएक्शन लिख के दे दिया, समझा भी दिया आपको, ठीक है। चलो एसिडिक मीडियम का ध्यान रखो, अगले क्लास में मैं बता भी दूंगा कुछ जो आपको रट्टा मारने वाली चीजें हैं वो अगले क्लास में बता दूंगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7 को भी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 7 पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या 2 हो गया? 1 मिनट हो गया, मुझे देखने दो 2 क्या है। चलो देखो यहां ध्यान दो, एसिडिक मीडियम में सब में स्टार्ट +7 से होता है KMnO4 का। एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, न्यूट्रल में ये +5 +4 में जाता है, और एल्कलाइन में ये +6 में जाता है, ठीक है। +7 से +2 +4 +6, ठीक है, काम खत्म। एल्कलाइन और न्यूट्रल का एक पंगा है, एक पंगा है अल्कलाइन और न्यूट्रल का, बट ठीक है वो बाद में कभी सोचा जाएगा। तो +7 से +2 +7 से +4 +7 से +6। अब इसके बाद आप इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो, मोलर मास बाय n फैक्टर। एसिड में कितने का चेंज दिख रहा है? तो 7 से 2 का गया मतलब 5 का। न्यूट्रल में 7 से 4 गया मतलब 3 का। एल्कलाइन में 7 से 6 गया मतलब 1 का। तीनों में n फैक्टर पता है, मोलर मास बाय n फैक्टर कर लो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, चलेगा। कोई समस्या यहां तक? डन है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 अगले क्लास में बात करेंगे हम। देखो जब मैं बोलता हूँ ना होमवर्क करके आने के लिए, तो करके आओ, ठीक है। नहीं करके आओगे मैं डिस्कशन करूंगा, ये बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डिस्कशन करूंगा, ऊपर से जाएगा, परेशान हो जाओगे, इसलिए इस चीज को दिमाग में अच्छे से डाल लो कि होमवर्क करके आना है। चलो एक एलिमेंट ए है, ठीक है बेटा तान्या, मैं उसी पे आ रहा हूँ 8th पे। एक एलिमेंट ए है जो कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है AN-, ठीक है। बोलता है कि वो Cr2O7 से एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। इन द एक्सपेरिमेंट 1.68 into 10⁻³ मोल ऑफ K2Cr2O7 was used and this mole of compound A is used. The new oxidation number. चलो देखो मैं समझा रहा हूं कैसे करना, सॉल्व तो नहीं करके बता रहा। आपको किसके नंबर पता है? तो भैया आपको ये नंबर ऑफ मोल्स पता है K2Cr2O7 के, ये आपको पता है इस कंपाउंड के जिसमें ये A था। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि AN-, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है AN-, ये रिएक्ट कर रहा है Cr2O7 2- से, प्रोडक्ट आपको दे रहा है, मुझे नहीं पता इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर Z है, प्लस ये Cr+3। चलो
हमको क्या करना है, हमारा कॉन्सेप्ट सेम है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूज उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूज। कैसे करें? मोल्स तो इसका पता है, इसका मोल पता है ना अपने को। एन फैक्टर इसका कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये Z, ये माइनस N, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस Z का और N का डिफरेंस। अब एक चीज आपको ये सोचनी होगी कि ये जो माइनस N है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा या लूज किया होगा, ये बताओ मेरे को। तो देखो अपने को दिख रहा है कि भैया ये भाई साहब जो हैं ये रिड्यूस हुए हैं, +6 से +3 गए हैं, ठीक है, +6 से +3 गया, मतलब ये रिड्यूस हुआ, मतलब ये पक्का ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ये पक्का ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो अगर मुझे लिखना हो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो मैं इसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ए का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख सकता हूं, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं ए का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज Z माइनस N, तो ये हो जाएगा Z प्लस N। फॉर टाइमिंग मान लो कि +2 में चला गया होता है, ए +2 में, -2 से +2 गया, कितने का चेंज, 4 का। यहां देखो ना, पुट करके देखो, समझ में आ रहा है। तो अपने को क्या लिखना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए Z प्लस N, काम खत्म। इसके मोल्स पता है भैया, इसके मोल्स इनटू इसका N फैक्टर, इसका मोल्स इनटू इसका N फैक्टर 6, काम खत्म। इसके मोल्स पता है यहाँ से, इसके मोल्स पता है यहाँ से, इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा, तो Z प्लस N, यहाँ से ये Z और ये N, तो Z प्लस N पुट कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू चली आएगी, Z की वैल्यू चली आएगी। अब हो जाएगा Z की वैल्यू। रेडॉक्स चल रहा है नीतीश, कोई ऐसा जिसको जेड की वैल्यू में समस्या है तो मुझे बता दो, समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो भैया। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बोलो, जिसको जेड की वैल्यू में समस्या है। चलो ठीक है, अब हो जाएगा बिल्कुल। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन अब एक तो तरीका पच नहीं रहा है, मैं दूसरा क्या ही बताऊंगा। चलो ठीक है, आगे आते हैं। और समस्या है जीवन में, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 to 4, कोई समस्या किसी को, 1 से 4 तक में, होमवर्क 1 to 4। नहीं है, 5 6 7 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज पर मोल ऑफ PbN3 माइनस PbN3 2। बच्चा एक बात बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में निकाल लेना कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, एक मॉलिक्यूल जितना एक्सचेंज करेगा 1 मोल उतना ही मोल एक्सचेंज कर लेगा, काम खत्म। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन देखोगे तो ये -1/3 है। ठीक है, इधर का चेक करो पीबी का क्या है, तो इधर का अपने को पीबी का चेक कर लो यहाँ पे कि पीबी का क्या है, तो ये हो गया +4/3। तो देखो पीबी का चेक करो कितना एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कर रहा है पीबी की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से कितना चेंज इन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो पूरा मॉलिक्यूल कितना चेंज इन इलेक्ट्रॉन कर रहा है उसको जोड़ लो, सबका, पीबी की वजह से और नाइट्रोजन की वजह से सारा चेंज इन इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, एक मॉलिक्यूल जितना करेगा उतना ही, एक मोल के लिए उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब हो जाएगा निधि, ये बताओ मुझे, बच्चा बोल दे हो जाएगा कि नहीं होगा, या सॉल्व करके बताऊं मैं। रेडॉक्स बिल्कुल, एन फैक्टर नहीं बताना आप, हम मतलब अगर उसके टर्म में बात करो, रेडॉक्स के टर्म में, मतलब इक्विवेलेंट के टर्म में बात करो तो बोल सकते हो कि एन फैक्टर चलेगा। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एन फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ही तो होता है, बट वो पर मॉलिक्यूल होता है, ये पर मोल बोला है, तो एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कितना, 10 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल ना। तो बेसिकली एन फैक्टर मत बोलो इसको, पर मोल के लिए बोला है इसने, चलेगा। हाँ, वैल्यू एन फैक्टर वाली आएगी। 6 का रिएक्शन, 6 का रिएक्शन देखो, Cr जो है ये, Cr जो है ये प्रोडक्ट में चला जाएगा बच्चा Cr+3 में, और Sn+2 चला जाएगा Sn+4 में, रिएक्शन ऐसे हो जाएगा
SN+2 plus Cr2O7 2 minus giving SN+4 plus Cr+3। ठीक है, ध्यान रखो, देखो क्रोमेट हमेशा +3 में जाता है, Cr जो है वो +3 में जाता है। आंख बंद करके सोचो, ये अगले क्लास में लिखवाऊंगा मैं, किसका जनरल ऑक्सीडेशन चेंज होता है वो बता दूंगा मैं। ठीक है, चलेगा? चलो, ये डी ब्लॉक में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा तो परेशान नहीं होना। रिएक्शन के लिए परेशान नहीं हो, रिएक्शन नहीं पता पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 कोई समस्या है? अप टू क्वेश्चन नंबर 7 कोई समस्या है? एक्सरसाइज 4, इंडिकेटर्स के लिए परेशान नहीं होना, इंडिकेटर्स आपके लिए अभी काम का नहीं है, जब आएगा तब बात करेंगे। 1 2 3, एक्सरसाइज 4 1 2 3। टू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर ऑब्टेनिंग 100 ml ऑफ 0.2 इतना इतना। चलो, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके चलो 2 आऊंगा मैं, वापस आऊंगा। 5 6 मैं आऊंगा वापस बच्चा, 3 तक हो गया, 4 5 6। चलो 2 को मैं वापस बताता हूँ, ध्यान दो। एक मिनट रुक जा बस। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत परेशान कर सकते थे, इनको रेडॉक्स से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया ध्यान दो, इसको गौर फरमाओ, इसमें इस क्वेश्चन को फील करोगे तो आसानी से होगा, नहीं तो भैया समस्या है जीवन में। चलो देखो, बोलता क्या है कि नॉर्मलिटी ऑफ अ एसिड इन अ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय 100 ml ऑफ 0.2 MH2SO4 एंड 100 ml ऑफ 0.2 NaOH। तो पहले तो सोचो कि किया क्या है इसने। तो देखो, दो रिएक्शंस, एक रिएक्शन इसने कराया। क्या रिएक्शन कराया? इसको और इसको मिला दिया, दो चीजों को मिला दिया। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने के बाद ये जो फाइनल सिचुएशन है, इस फाइनल सिचुएशन पे गौर फरमाना। क्या किया? नॉर्मलिटी लिख रहा हूँ, वॉल्यूम लिख रहा हूँ। ये अपने पास है H2SO4, और ये अपने पास है NaOH। इन दोनों को मिलाया है इसने। ठीक है, चलो भैया दोनों के नॉर्मलिटी और वॉल्यूम लिखना शुरू करो। अरे भाई रेडॉक्स चल रहा है, रेडॉक्स मेरे भाई, रेडॉक्स चैप्टर का नाम है। चलो, इसकी नॉर्मलिटी है 0, मोलैरिटी इसकी दी है 0.2 m। अच्छा, मोलैरिटी अगर 0.2 है तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिख लिया, तो 0.2 इंटू 2। इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml दिया है, ml में, ध्यान रखना। इसकी क्या दी हुई है? तो भैया इसका दिया हुआ है अपने को, मोलैरिटी दिया 0.2, नॉर्मलिटी भी 0.2, क्योंकि अपने को पता है एन फैक्टर तो 1 होता है, तो 0.2 ही रह जाएगा इंटू 1। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। बोलता क्या, इन दोनों को मिला दिया। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को जब मिलाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा।
पहले तो देखो कि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट कितना कितना आ रहा है। तो मैं दोनों का अगर ग्राम इक्विवेलेंट बात करूं, मैं दोनों का लिखता हूं ग्राम इक्विवेलेंट। तो गौर फरमाओगे यहाँ पे तो देखो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो भैया ये आ गया 0.4 इंटू 100/1000। 1000 क्यों किया, क्योंकि लीटर में चाहिए। इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 0.2 इंटू 1 इंटू 100/1000। 1 पता नहीं क्यों ही लिखा, बट ठीक है लिख दिया। चलो, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लिख लिया। अगर थोड़ा गौर फरमाओ यहाँ पे, तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नहीं है, अलग अलग है। इसका जो है ये अपने पास आ रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में रहने देता हूँ। फॉर्मेट में गणित से फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहा। 1/10 मतलब ये 100 वाली चीज को इसको उड़ा दिया, और इसको लिख ले रहा हूँ 0.2 इंटू 1/10। मेरे को दिख रहा है कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट कम है, इसका ज्यादा है। तो अगर मान लो किसी रिएक्शन में किसी का ग्राम इक्विवेलेंट कम और ज्यादा आने लगता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम है वो पूरा रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जिसका ज्यादा है वो बच जाएगा। चलो भैया, तो होगा क्या कि NaOH का चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट कम है, तो रिएक्शन जब होगी तो NaOH पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब ये 0.2 इंटू 1/10 जो है ये पूरा खत्म। और इसका कितना खत्म होगा, तो भैया ग्राम इक्विवेलेंट जिसका जितना इसका खत्म हुआ उतना ही इसका खत्म होगा। तो इसका कितना खत्म होगा, तो इसका खत्म हो जाएगा 0.4 इंटू 1/10 माइनस 0.2 इंटू 1/10 बच जाएगा। ये जो खत्म हुआ, ये जितना खत्म होगा उतना ही ये खत्म होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट यूज होंगे। मतलब इसका जितना रिएक्टेंट में रिएक्शन में यूज होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूज होगा। लिख लिया। तो बच कितना जाएगा, तो ये था, जितना था उसमें से जितना रिएक्ट कर गया वो माइनस कर दिया। ये हो गया लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट। ये किसका ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट है भैया, तो ये लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो आपको ये पता चल गया कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का बच गया। अब सॉल्यूशन को देखो, ये सॉल्यूशन यही है ना दोनों को मिलाने के बाद। तो भैया इसमें आपको पता है कि H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, यहां से आपने निकाल लिया, ये रख लो। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 100 + 100 200 ml। तो आपको फाइनल जो सॉल्यूशन मिला है, फाइनल जो सॉल्यूशन मिला है, इसका आपको वॉल्यूम पता, इसका आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता, वॉल्यूम पता, ग्राम इक्विवेलेंट पता, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम कर लो, आपको क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। मुझे ये बता दो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये याद करो। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक जो क्वेश्चन मैं कराया करता था, जो हम लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला के 2 को रिएक्ट कराया, कौन कितना बचा कौन कितना गया, ये वही वाली कहानी है। ये बता दो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये, जल्दी। डन है, चलो ठीक है, डन है, जो भी आ रहा होगा आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि यहाँ 90% जनता जो है वो होमवर्क करके नहीं आई है, ठीक है। मुझे कतई अच्छा नहीं लगता ये काम करना, कि मैं परेशान करूं, परेशान हो, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकता मैं, ये भी बात बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, ठीक है। इसलिए अगली क्लास जब भी होगी होमवर्क करके आओ। नहीं होगा मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, वो ओके है, लेकिन नहीं करोगे तो बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जब होमवर्क दिया है तो होमवर्क होना चाहिए, ठीक है। मैं आज की क्लास यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास में इसके आगे का डिस्कशन करूंगा। पुराने वाले भी बता दूंगा, लेकिन करके आना। मैं एक बार एक्सरसाइज 1, 2 और 3 फिर से डिस्कस कर दूंगा, पूछ लूंगा किसी को समस्या हो तो, लेकिन मुझे दोबारा ये कहानी रिपीट नहीं करूंगा। अगर किसी दिन किसी को डिस्कस कर दिया तो कर दिया, लेकिन अब की बार के लिए छोड़ दे रहा हूँ। नहीं करके आए हो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कंप्लीट करके आना। और जो भी लोग भी यहाँ से गायब हुए उनको भी बता देना कि होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तान्या बेटा रहने दो, अब अगली क्लास में बात कर लेंगे बच्चा, ठीक है। रुक जा एक मिनट, देख ही लेता हूँ क्या बोल रही है, रुक जा वरना समस्या होगा। थर्ड में बस ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर करने हैं। एसिडिक मीडियम में आपको ये ध्यान रखना है, देखो एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट दिया था, क्रोमेट दिया था, वो तो देखा ही नहीं मैंने। पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम रिएक्शन तो दिया है ना, बस ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, काम बन जाएगा।
ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा तीनों एक्सरसाइजेज, या चारों, इवन तीनों नहीं चारों। जो नहीं आता उसको छोड़ दो, नया चीज जो है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जितना पढ़ा है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर दिमाग में डाल लेना इस चीज को, आगे से कहानी रिपीट नहीं होगी। चलो ओके, बाय बाय।